Hello students, today I will explain you accounting equation, and in this video I will explain you what is the means of accounting equation and what is the effect of transactions on accounting equation, and this is very important chapter. Rules of debit and credit according to American approach or English approach, you can say modern approach or traditional approach. And the first important thing is what is the means of accounting equation. An accounting equation is a formula of accounting which show that the assets of a business are always equal to the total of capital and liability. It means your accounting equation will be assets is equal to liability plus capital. Now, in your accounting equations, assets always equal to your liability plus capital. Now, what is assets? Assets में आप किन किन assets को include करोगे? Assets means cash, bank, stock, furniture, debtors, shares जो आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए आपने shares, prepaid expenses, accrued income, building machinery, computer, investment. तो whenever you purchase any assets, तो assets को आप क्या करोगे? Accounting equations में add करोगे. Understand? और whenever you sold any assets, तो आप उसको accounting equations में क्या कर दोगे? Minus कर दोगे. Okay? Liability means creditors, outstanding expenses. If you take a loan from a bank, then bank loan is your liability. Unearned income या you can say advance income, तो ये all included in your liability. अगर आपकी liability increase हो रही है, for example additional capital introduce in the business, तो इसे आप क्या करोगे? liability आपकी increase होगी तो capital में add करोगे, और अगर आपकी liability decrease हो गई है तो उसे आप less कर दोगे. for example you take a loan from the bank, then liability increase होगी, add कर दोगे. अगर आपने लोन पे कर दिया है तो आप क्या कर दोगे? उसको आपकी liability क्या होगी? decrease होगी, तो उसे क्या कर दोगे? accounting equations में minus कर दोगे. ओके, द नेक्स्ट इज कैपिटल. किन कंडीशंस में आपकी कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज होगी? अब इंक्रीज कब होगी? द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल. जब आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है या एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी है, उस केसेस में योर कैपिटल विल बी इंक्रीज, तो आप उसे ऐड कर दोगे. एंड द अदर सम केसेस, इन केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, फॉर एग्जांपल गुड सोल्ड जिसकी कॉस्टिंग 12,000 की है बट आपने सोल्ड कितने का करा है? 15,000, तो इट मीन्स कॉस्ट थी 12,000 और आपने सोल्ड कितने में किया है? 15,000, तो 3,000 इज़ योर प्रॉफिट. तो दीज 3,000 प्रॉफिट क्या होगा? आपका कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, तो उसे आप ऐड करोगे. एज इट इज़ इफ़ योर इनकम, ठीक है, यू रिसीव एनी कमीशन, ठीक है, रेवेन्यू, आपने कोई गुड सोल्ड किया है तो यू रिसीव ए कैश, तो वो कैश में भी ऐड होगा और उसका इफेक्ट कैपिटल पे भी होगा, तो कैपिटल भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी. ओके, फॉर एग्जाम्पल सेल, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, तो ये कैपिटल को इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो इसलिए आप इसे क्या करोगे? कैपिटल में ऐड करोगे. द नेक्स्ट इज कैपिटल डिक्रीज किन कंडीशंस में होगी? फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स, अगर आपने विड्रॉल करा है आपके पर्सनल यूज़ के लिए तो योर कैपिटल विल बी डिक्रीज. इन दीज केस क्या होगा? आप माइनस करोगे. कोई लॉस या आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जैसे रेंट पेड, दिस इज़ योर एक्सपेंसेस, तो योर कैपिटल विल बी डिक्रीज. या कोई लॉस हुआ है, ठीक है, आपने सेल किया है तो उस चीज़ में अगर आपको लॉस हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स आपने सेल आउट किया है, ठीक है. अदर एक्सपेंसेस, कार्टेज, ठीक है, रेंट पेड, वेजेस पेड, कमीशन पेड, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउ, ठीक है, इंटरेस्ट पेड, तो ये सब क्या है? कैपिटल को डिक्रीज करेंगी, तो इसको माइनस करेंगे कैपिटल में से. अगेन आई रिपीट, इफ़ कैपिटल में आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो इट मीन्स योर कैपिटल विल बी इंक्रीज, तो आप उसे ऐड करोगे. एंड द सेम थिंग इन केस ऑफ प्रॉफिट रिजल्ट, योर कैपिटल विल बी इंक्रीज, तो आप उसे ऐड करोगे. और कैपिटल डिक्रीज किन कंडीशन में होगी? फॉर एग्जांपल विड्रॉल सम कैश, तो आपने अगर कैश विड्रॉल किया है फॉर योर पर्सनल यूज़ तो योर कैपिटल विल बी डिक्रीज.
माइनस करोगे ड्राइंग्स को, और इन केस ऑफ लॉस, ठीक है, तो सेम थिंग, कैपिटल आपकी डिक्रीज हो जाएगी तो माइनस करोगे। द नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. In first, you write serial number, first, second, third, fourth, and the next column you have to write transaction. For example, rent paid, so you write rent paid. Okay. In accounting equation, assets is equal to liability plus capital. It means assets में आप लिखोगे cash, debtors, stock, liability में your creditors plus capital. Okay. और फिर आप transactions add और less करेंगे. Now hope so now it's clear in your mind कि introduction of capital in case of profit, if purchase of any assets, and whenever increase your liability, in cases में आप add करोगे, okay, and less किस cases में करोगे, when you withdraw some amount, ठीक है, drawings in case of loss, कोई assets को sold out कर रहे हो तो it means decrease in assets minus करोगे, ठीक है, एंड डिक्रीज द लायबिलिटी, आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी है तो आप उसे भी माइनस करोगे. अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स assets always equal to your liability plus capital. Here is balance sheet is given and your assets, the total value of your assets is 1 lakh and these 1 lakh are equal to your liability plus capital. It means accounting equations, your assets are equal to your liability plus capital. Both sides are always equal. The first transaction has given Gopal started business with 75,000 as capital. It means Gopal ने अपना business start किया है 75,000. So this is your accounting equations, assets equal to liability plus capital. तो कैपिटल में आप कितना लिखोगे 75,000 क्योंकि उसने कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, बट जो ये कैपिटल दिया वो क्या दिया उसने एज ए कैश, तो कैश आपका क्या हो जाएगा एसेट्स. तो दिस इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इक्वल टू योर कैपिटल, बोथ साइड्स आर इक्वल, ठीक है. तो अकाउंटिंग इक्वेशंस में आपकी ये एसेट साइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होगी, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, इट मीन्स आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो ठीक है. सेकेंड इज गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश. ओके, फर्नीचर परचेज़ किया है तो इट मीन्स आपकी एसेट्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी. तो जब आप लिखोगे एसेट्स में कैश तो आप लिखोगे ही, प्लस फर्नीचर आपने परचेज़ किया है कितने का 5,000. ओके, बट उसका पेमेंट आपने कैश दिया है तो योर कैश विल बी डिक्रीज. तो 75,000 माइनस 5,000 इट मीन्स आपका कैश कितना रह जाएगा 70,000. एंड हेयर इज टोटल कैपिटल कितनी है 75,000, तो प्लस 70,000 प्लस 5, बोथ साइड्स आर योर इक्वल. Okay, and the third transaction is Gopal purchase goods for cash 20,000. It means आपने गुड्स परचेज करे हैं, तो गुड्स परचेज करे हैं तो ये आपकी एसेट्स है. ओके, और पेमेंट आपने कैश में दिया है तो इट मीन्स योर कैश विल बी डिक्रीज. यहाँ पे कैश कितना है आपका 70,000, तो 70,000 में से 20,000 आप माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग आपका कैश कितना रह जाएगा 50,000. ओके, प्लस फर्नीचर आपका कितना है, आपने कितने में परचेज़ किया है, फर्नीचर पहले कितना था 5,000, प्लस गुड्स अब आपने लिया है 20,000, तो 20,000 से आपका जो गुड्स है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो एसेट्स में लिखोगे दिस इज योर एसेट्स, हियर इज टोटल इज 75,000, एसेट्स में 55 प्लस 20 75,000. हियर इज लायबिलिटी आपकी 0 है एंड कैपिटल कितनी होगी 75,000. And the next fourth transaction is Gopal purchase goods on credit 16,000. It means आपने परचेज करा है गुड्स क्रेडिट बेस पे. ओके, तो योर गुड्स स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्रीज. पहले आपका कितना था 20,000, अगेन आपने परचेज किया 16,000, तो योर टोटल गुड्स विल बी 36,000, बट आपने उसका पेमेंट क्या किया है बाद में करना है. इट मीन्स योर लायबिलिटी विल बी राइज, योर लायबिलिटी विल बी इंक्रीज. तो लायबिलिटी में आप क्या लिखोगे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में कितना लिखोगे 16,000. ओके, और कैपिटल आपकी कितनी है 75,000. ओके, तो आपका कैश 50,000, फर्नीचर आपका है 5,000, हेयर इज गुड्स 36,000. तो योर एसेट साइड इक्वल टू योर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, बोथ साइड्स आर इक्वल. द नेक्स्ट इज गुड्स कॉस्टिंग 12,000. ठीक है, गुड्स की कॉस्ट है 12,000, सोल्ड ऑन क्रेडिट.
15,000, इट मीन्स 12,000 का गुड्स आपने मार्केट में कितने सोल्ड आउट किया है 15,000, तो 3,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। तो 3,000 का जो प्रॉफिट हुआ इट मीन्स योर कैपिटल विल बी इंक्रीज, दैट्स वाई 3,000 आप ऐड करोगे कैपिटल में। और आपका जो गुड्स है 12,000 का सोल्ड किया है तो गुड्स विल बी डिक्रीज, तो टोटल गुड्स की कॉस्ट कितनी थी 36,000, यहाँ पे माइनस कर दोगे 12,000 तो रिमेनिंग बैलेंस विल बी लेफ्ट 24। ओके और ये क्रेडिट बेस पे है, इट मीन्स योर डेटर विल बी इंक्रीज क्योंकि इसका पेमेंट आपको बाद में मिलेगा। तो योर एसेट साइड में क्या लिख दोगे डेटर्स, क्योंकि डेटर्स आपके क्या हैं एसेट्स, तो डेटर आपके कितने हो जाएंगे 15,000। ओके तो योर बोथ साइड्स विल बी इक्वल। द नेक्स्ट इज पेड 1,000 फॉर रेंट, इट मीन्स आपको रेंट का पे करना है 1,000, तो दिस इज़ योर एक्सपेंस। तो जब आप 1,000 पे करोगे तो योर कैपिटल विल बी डिक्रीज एंड रेंट आपने पे किया है कैश में तो योर कैश विल बी डिक्रीज। तो बोथ साइड्स आपके क्या हो जाएंगे 1,000 कैश में से आप डिडक्ट कर दोगे 50,000 माइनस 1,000 तो रिमेनिंग आपका कैश कितना रहेगा 49,000 एंड हेयर इज योर कैपिटल इज 78,000 माइनस 1,000 आपने जो रेंट पेड किया है तो रिमेनिंग बैलेंस विल बी 77,000। ओके तो योर बोथ साइड्स आर इक्वल। After that you can easily prepare your balance sheet. These balance are left, so you can in asset side cash is 49,000, you can write 49,000. Your furniture is 5,000, in asset side you write furniture 5,000. Goods cost 24,000, you can write 24,000. Here is debtor is 15,000, 15,000. So the total 93,000 is your asset side and here yours liability 16,000 plus Gopal capital is 77,000. You can write here because capital always write in a credit side. Here is total is 93,000. Okay, it means your accounting equation is accurate. Your balance sheet both sides are equal. Assets always equal to your liability plus capital. First transaction started business with cash. Okay, तो आपने कैश लगाया है 1 लाख, तो ये 1 लाख आपका क्या होगा कैपिटल भी इंक्रीज होगी, तो सेम आपकी एसेट्स किसकी इक्वल हो जाएगी आपकी कैपिटल की। ओके जो आपने कैश लगाया है तो दूसरी साइड आपका कैपिटल भी क्या इंक्रीज हो जाएगी 1 लाख। एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू योर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। द सेकेंड इज पेड रेंट इन एडवांस, इट मीन्स आपने जो रेंट पे किया है एडवांस किया, इट मीन्स दिस इज योर प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको क्या होता है एसेट्स, तो एसेट्स में आप कॉलम बनाए वो प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखोगे और यहाँ पे आप कितना आपने रेंट पे किया है 3,000, तो 3,000 इज योर एसेट्स बिकॉज आपने एडवांस में पे किया है और आपने कैश में पे किया है तो योर कैश विल बी डिक्रीज। तो 1 लाख माइनस 3,000 तो रिमेनिंग कैश विल बी लेफ्ट 97,000। ओके तो 3,000 यहाँ पे आप माइनस कर रहे हो कैश में से और 3,000 आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या रहेगा 0। इट मीन्स बोथ साइड्स आपकी इक्वल रहेंगी। ठीक है यहाँ पे 97 प्लस 3 आपका कितना रहेगा 1 लाख और यहाँ पे आपकी लायबिलिटी प्लस कैपिटल 1 लाख, तो बोथ साइड्स आर इक्वल। द नेक्स्ट इज परचेज गुड्स, गुड्स आपने परचेज करी है फॉर कैश 50,000 एंड क्रेडिट 20,000, तो टोटल आपका गुड्स कितने का हो गया 70, तो 70,000 आपका स्टॉक है, तो स्टॉक क्या है इट्स योर एसेट्स, तो यहाँ पे आप एसेट्स में स्टॉक का कॉलम ऐड करोगे ठीक है और वहाँ पे लिखोगे 70,000। अब 50,000 का पेमेंट आपने कैश में दिया है तो योर कैश विल बी डिक्रीज 97,000 माइनस 50,000 तो रिमेनिंग 47,000 एंड जो क्रेडिट में है इट मीन्स आपकी लायबिलिटी अराइज होगी, क्रेडिटर्स विल बी इंक्रीज, तो लायबिलिटी साइड में आप कॉलम ऐड करोगे क्रेडिटर्स। ओके वो कितने हो जाएंगे आपके 20,000, फिर आप इनका टोटल करके चेक कर सकते हो आपकी एसेट्स और लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल होंगे। द नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000 एंड कॉस्टिंग 40,000, इट मीन्स आपने गुड्स को सोल्ड किया है ठीक है, उसकी कॉस्ट थी 40,000 ओके और आपने सोल्ड कितने में किया है 80,000 में, इट मीन्स 40,000 इज योर प्रॉफिट, इट मीन्स योर कैपिटल विल बी इंक्रीज, तो ये 40,000 आप यहाँ ऐड कर दोगे कैपिटल में तो योर कैपिटल विल बी 1,40,000। अंडरस्टैंड। अब आपका जो कैश है ठीक है
आपको कैश कितना रिसीव हुआ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000, तो आपको कैश रिसीव हुआ 80,000, तो आपका पहले कैश कितना था 47,000, तो उसमें 80,000 आप ऐड करोगे तो योर कैश विल बी 1,27,000। अब आपका स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा। स्टॉक कितने से डिक्रीज होगा, उसकी कॉस्टिंग कितनी थी 40,000, तो टोटल स्टॉक था आपका 70,000 माइनस 40,000, तो रिमेनिंग 30,000 एंड योर अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी इक्वल। द नेक्स्ट इज पेड सैलरी इन कैश। आपने सैलरी कैश में दी है 4,500, तो कैश में से डिडक्ट कर दोगे, ओके। एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000, इट मीन सैलरी आउटस्टैंडिंग है। सैलरी आउटस्टैंडिंग मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसको आपने पेमेंट नहीं किया है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू? सैलरी आउटस्टैंडिंग इट मीन्स अभी भी ये आपकी कैश में पे नहीं किया है, दिस इज योर लायबिलिटी। तो यहाँ पे आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे आप लिख दोगे 1,000, ओके। और टोटल आप जब पे करोगे, ठीक है, अभी आपने इसका कैश का पेमेंट नहीं किया बट ये आपका एक्सपेंस तो है, तो टोटल आप कैपिटल में से कितना माइनस करोगे 4,500 प्लस 1,000, 5,500 आप डिडक्ट करोगे कैपिटल में से। अंडरस्टैंड? और सैलरी आउटस्टैंडिंग दिस इज योर लायबिलिटी, दैट्स व्हाई यू राइट इन ए लायबिलिटी साइड। एंड द लास्ट पॉइंट, bought motorcycle for personal use 30,000, ओके। अब आपने इसका पेमेंट क्या किया है, कैश में किया है, आपने मोटरसाइकिल परचेज की है, ओके, आपके पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ है तो पर्सनल यूज़ को आप यहाँ पे एसेट्स में कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है। तो ये 30,000 आप कैश में से डिडक्ट करोगे और पर्सनल यूज़ के लिए है तो योर कैपिटल विल बी डिक्रीज, तो 30,000 आप माइनस कर दोगे कैपिटल में से, तो रिमेनिंग बैलेंस विल बी 1,04,500। और फिर अकाउंटिंग इक्वेशंस में आपके एसेट्स को चेक कर लो, उसका जो टोटल है वो इक्वल होगा आपकी लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, ओके। इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हेन टू राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड व्हेन टू राइट on the credit side of an account, there are two approaches. The first is American approach, yeah, you can say modern approach, and the second is English approach or traditional approach. According to American approach, you have to learn this word clear. C means capital, L means liability, E means expenses and losses, A means assets, and R revenue, income and profit. The rules of debit and credit depends on the nature of an account. That's why all the accounts are classified into the 5 categories: assets account, liability account, capital account, revenue or income account, or losses or expenses account. And first is assets account. It means when your assets are increased, okay, increase in assets will be recorded on debit side and decrease in assets will be recorded on credit side. It means जब आपकी assets increase हो रही है, डेबिट में assets decrease हो रही है, आपने सेल आउट कर दिया है या मे बी फॉर एनी रीजंस, ठीक है, तो जब आपकी assets decrease हो रही है तो you will write in a credit side. The next is all expenses in the losses and expenses are recorded on the debit side, okay, and decrease in losses and expenses will be recorded on the credit side. Means अगर आपके expenses और losses increase हो रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें डेबिट में लिखना है, और अगर decrease हो रहे हैं तो write in a credit side. The next is liability account. Decrease in liability will be recorded on debit side and increase in liability will be recorded in credit side. Example, you take a loan from a bank, it means your liability will be increased, that's why you write in a credit side bank loan, okay. Increase the liability will be recorded in credit side and decrease the liability will be recorded in debit side. The next is revenue or income accounts. Decrease in gain and income will be recorded in debit side and increase in gain and income will be recorded in credit side. And the last but not least, capital.
capital account. An increase in the capital is recorded on the credit side and decrease in the capital is recorded on the debit side. Example, additional capital introduced by the owner. तो एडिशनल कैपिटल जब आप इंट्रोड्यूस करोगे इट मीन्स योर कैपिटल विल बी क्या हो जाएगी, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो योर लायबिलिटी विल बी इंक्रीज, दैट्स वाई राइट इन ए क्रेडिट साइड. अगेन आई रिपीट, debit the increase in assets and credit the decrease in assets. The next is debit the increase in expenses and credit the decrease in expenses, and credit the increase in liability and debit the decrease in liability. Credit the increase in income and debit the decrease in income. And last, credit the increase in capital and debit the decrease in capital. Rules of debit and credit according to traditional classification of account. So there are three types of account: personal account, real account and nominal account. Your personal account relating to person, okay, and the rule is debit the receiver and credit the giver. ठीक है, you receive cash from Ram, तो your journal entry will be cash account debit to Ram, because आपके पास कैश आ रहा है, तो जो आ रहा है उसे आप डेबिट करोगे and credit the giver. The second is real account. Real account relating to your assets, and the rule is debit what comes in and credit what goes out. Okay, it means machinery purchase. ठीक है, तो your journal entry will be machinery account debit to cash. Okay, and third is nominal account. Nominal account relating to your expenses, losses, income and gains, and the rule is all expenses and losses will be debit and all income and gains will be credit. For example, rent paid, so your journal entry will be rent account debit to cash, because rent is your expenses, तो rent account आपका क्या होगा, debit. Yes, illustration 14. On which side will be increase in the following accounts be recorded? Okay. Also mention the nature. आपको नेचर बताना है कि ये कैपिटल है, एक्सपेंडिचर है, इनकम है, एसेट्स है, ठीक है, नेचर वो बताना है. मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट. द वेरी फर्स्ट इज कैश. कैश का क्या है, कैश इज़ योर, कहाँ लिखोगे, कैश अगर आपका इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज़ होगा तो कहाँ लिखोगे, कैश आपका एसेट्स है, तो कैश अगर एसेट्स आपका इंक्रीज़ हो रहा है, राइट इन ए डेबिट साइड. द सेकंड इज़ मशीनरी. मशीनरी अगर आपकी इंक्रीज़ होगी है, एसेट्स है, डेबिट साइड. डेटर्स एसेट्स है, इंक्रीज एंड राइट विल बी डेबिट साइड, ठीक है. एंड द फोर्थ इज़ क्रेडिटर. अब क्रेडिटर क्या है, दिस इज़ योर लायबिलिटी, ठीक है, नेचर क्या होगी, लायबिलिटी, और अगर इंक्रीज हो रही है तो राइट इन ए क्रेडिट साइड. एंड फिफ्थ इज ऑनर अकाउंट या प्रोप्राइटर अकाउंट, ठीक है, अगर ओनर या प्रोप्राइटर अकाउंट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका अकाउंट कौन सी नेचर का है, कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स राइट इन ए क्रेडिट साइड. रेंट रिसीव्ड, दिस इज योर इनकम, दैट्स व्हाई यू राइट इन ए क्रेडिट साइड. ओके. सैलरी पेड, इट्स योर एक्सपेंसेस, नेचर क्या होगी, एक्सपेंसेस, एंड इंक्रीज हो रहे हैं एक्सपेंसेस, तो राइट इन ए डेबिट साइड. इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज योर इनकम, ठीक है, तो राइट इन ए क्रेडिट साइड, बिकॉज दिस इज योर इनकम अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट. Illustration 18. You have to open T-shape account. Okay, T-shape account of our creditors Sanjay, and write the following transactions on the proper side. The first is purchase goods from Sanjay on credit 40,000. ठीक है, अब संजय क्या है, आपका क्रेडिटर्स है, तो आपको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है. अब आपने गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट, इट मीन्स आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. जब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आप कहाँ लिखोगे, इन क्रेडिट साइड, तो दैट्स वाई यू हैव टू राइट क्रेडिट साइड. बाय परचेज, ठीक है, टी शेप अकाउंट में सिर्फ आपको डेबिट और क्रेडिट में लिखना है कि आप कहाँ लिखोगे, इन विच साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. तो जब आपने परचेज किया है क्रेडिट बेस पे, तो इट मीन्स योर लायबिलिटी विल बी इंक्रीज, दैट्स वाई 40,000 विल बी राइट इन क्रेडिट साइड. पे टू संजय, इट मीन्स आपने संजय को पे किया है 40,000, आपने उससे 40,000 का गुड्स परचेज किया था,
25,000 आपने उससे पेड कर दिया, इट मीन्स योर लायबिलिटी विल बी डिक्रीज। ठीक है, जब लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है तो यू राइट इन ए डेबिट साइड, तो आप लिखोगे टू कैश 25,000। अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट 16,000, आपने दोबारा परचेज किया है 16,000 का क्रेडिट बेस पे, अगेन योर लायबिलिटी विल बी इंक्रीज, दैट्स वाई 16,000 विल बी राइट इन ए क्रेडिट साइड। ठीक है, बाय परचेज। गुड्स रिटर्न टू संजय, ठीक है, आपने गुड्स रिटर्न करे हैं संजय को, इट मीन्स योर लायबिलिटी विल बी डिक्रीज, दैट्स वाई 2,000 विल बी राइट इन ए डेबिट साइड। पेड टू संजय 20,000, आपने संजय को पे किया है, अगेन योर लायबिलिटी विल बी डिक्रीज टू कैश 20,000। क्लियर। अब आपका यहाँ पे कितना टोटल आ रहा है 56 और यहाँ पे कितना है 40,000, इट मीन्स आपका बैलेंस अभी कितना ड्यू है 9,000 अभी आपने पे करना है। ठीक है, तो स्टिल 9,000 इज ड्यू। रजिस्ट्रेशन 10, टोटल एसेट्स कितनी आपको दे रखे हैं, टोटल एसेट्स आर गिवन 2 लाख एंड नेट वर्थ इट मीन्स कैपिटल इज 1,50,000। यू हैव टू कैलकुलेट क्रेडिटर्स। ओके, तो योर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एसेट्स भी गिवन है, कैपिटल भी गिवन है, तो यू हैव टू कैपिटल, हाउ टू कैलकुलेट लायबिलिटी, एसेट्स माइनस कैपिटल, इट मीन्स एसेट्स कितनी दे रखी हैं 2 लाख एंड कैपिटल माइनस 1,50,000, तो रिमेनिंग बैलेंस विल बी योर लायबिलिटी, तो 50,000 इट्स योर लायबिलिटी। द नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन 11, ए बिजनेस ऑन 1st April 2011, ठीक है, with a capital of 5 lakh. On 31st March 2012, his assets were 7,80,000 and liability 70,000. Find out his closing capital and profit earned during the year. You have to calculate closing capital. How to calculate closing capital? जब आप closing assets में से liability minus कर दोगे, same. ओके, तो यहाँ पे एसेट्स कितना दे रखा है, एसेट्स आपको गिवन है 7,80,000 एंड माइनस लायबिलिटी कितनी है 70,000, तो रिमेनिंग बैलेंस आपका कितना रह गया 7,10,000, 7,10,000 योर क्लोजिंग कैपिटल। अब हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, जब आप क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग अमाउंट इज योर प्रॉफिट। अगेन आई रिपीट, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो रिमेनिंग बैलेंस विल बी योर प्रॉफिट। एंड हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ओके।